नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 16th नंबर का लेक्चर है, 16वां लेक्चर है। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा गया है, तो हम समझ लेते हैं कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा। कंकाल तंत्र, जो मनुष्य का कंकाल तंत्र होता है, अर्थात मनुष्य की अस्थियों और उपास्थियों का अध्ययन कंकाल तंत्र में किया जाता है। और अस्थियों हड्डियों का अध्ययन कंकाल तंत्र में किया जाता है। और एक वयस्क युवा मनुष्य में जो कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, एक युवा मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। और इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में शरीर का मुख्य अक्ष शामिल होता है, अर्थात सिर की हड्डियां शामिल होती हैं, चेस्ट जो पसलियां होती हैं ये शामिल होती हैं, रीढ़ की हड्डियां शामिल होती हैं। और उपांगीय कंकाल में हाथ और पैरों की हड्डियां शामिल होती हैं, और अंश मेखला और श्रोणि मेखला ये उपांगीय कंकाल में शामिल होते हैं। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है, इसमें यह पूछा गया है कि स्टेप्स या स्टेपीज। पहला ऑप्शन में ये है स्टेप्स या स्टेपीज। तो यहां से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स या स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज है। ये कान में पाई जाती है। प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियां हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका रेडियस या अल्ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियस, टिबिया, ये हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य का जो हाथ होता है, प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। और हाथ में जो भुजा में हड्डी होती है, एक लंबी सी हड्डी, उसे बोलते हैं ह्यूमरस। और भुजा अर्थात कोहनी के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, एक को रेडियस बोलते हैं और एक को अल्ना बोलते हैं। तो ये हाथ में हड्डी पाई जाती है। मनुष्य का जो पैर होता है, प्रत्येक पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं, दोनों पैर में मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं। ऐसे ही एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं। तो दोनों हाथ दोनों पैर में मिला के 60 120 हड्डियां हो जाती हैं। मनुष्य के जो टांगे होती हैं, पैर जांघ के नीचे, जो गांठ के नीचे टांगे होती हैं, टांग में 2 हड्डियां होती हैं और एक को टिबिया कहते हैं, एक को फिबुला कहते हैं। ये टांग में पाई जाती है हड्डी। और फीमर ये जांघ की हड्डी है और ये हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी। तो आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्टेप्स या स्टेपीज के बारे में और फीमर के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हड्डियों से संबंधित कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत 2026 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थात 2018 के संबंध में भारत की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में पूछा गया है विश्व के परिदृश्य में। तो 2019 का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें वर्तमान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के बारे में पता होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2018 की सिचुएशन नहीं पूछी जाएगी। तो हाल ही में 2022 में जो आंकड़े आए हैं दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं के, उनके संबंध में समझ लेते हैं। तो 2022 के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चीन की है, लगभग 17-18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो जापान की है। और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है भारत की। तो इसमें जो क्वेश्चन, अगर हम वर्तमान की सिचुएशन के आधार पर देखें, भारत 2022 में विश्व की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा। तो
थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड, ताकि ये कॉन्सेप्ट याद बने रहे आगे भी। जर्मनी के एक समाजवादी विचारक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो भी पेपर में बहुत पूछी जाती है, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की विचारधारा दी। साम्यवाद की विचारधारा जर्मनी के समाजवादी विचारक, जर्मनी के एक समाजवादी विचारक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी कम्युनिस्ट की विचारधारा दी, और कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा को दुनिया में सबसे पहले जिस देश ने अपनाया वो रूस था। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई। रूस में साम्यवादी क्रांति, तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। और ये क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, और लेनिन 1917 से 1924 तक रूस के राष्ट्रपति रहे, और लेनिन के बाद स्टालिन रूस के राष्ट्रपति बने। 1924 से 1953 तक रूस के राष्ट्रपति स्टालिन रहे, और ये जो लेनिन है इन्हीं के नेतृत्व में सोवियत संघ का गठन हुआ था। सोवियत संघ, सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था, और इसमें लेनिन के साथ साथ स्टालिन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा सोवियत संघ के गठन में। सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ एक ग्रुप बना, अर्थात इसमें प्रमुख भूमिका रूस की थी, और इसके साथ 14 अन्य देश शामिल हो गए धीरे धीरे करके। 14 अन्य देश, एक रूस, 15 देशों का ये संघ था जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और SSCGD 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि रूस में जो साम्यवादी क्रांति है उसके बारे में कि बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। तो रूस की जो साम्यवादी क्रांति है इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, तो ये फैक्ट भी यहां से पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन है 1991। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे इस दौरान। सोवियत संघ का विघटन हो गया। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 2014। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तब सोवियत संघ से एक देश अलग हुआ था, 14 देश अलग हुए थे, उनमें से एक देश था यूक्रेन। तो यूक्रेन का नियंत्रण था क्रीमिया पर, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया रूस ने। हालांकि इन्होंने जनमत संग्रह भी कराया यहाँ पर, जो रूस के पक्ष में रहा, जिसे पश्चिमी देश नहीं मानते हैं। 1957 में क्या हुआ? 1957 में दुनिया में सबसे पहले, दुनिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। दुनिया में सबसे पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। इसी नाम से इनकी वैक्सीन भी है, स्पुतनिक 5। तो दुनिया का पहला उपग्रह रूस ने लॉन्च किया था, कब? 1957 में। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा? तो सोवियत संघ 1991 में टूट गया। अर्थात 15 देशों का ये ग्रुप था जिनमें प्रमुख भूमिका रूस की थी और 14 अन्य देश थे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? अर्थात इसका उद्गम पूछा गया है, इसका उद्गम कहां से होता है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है जो राजस्थान में है। एक फैक्ट यहां से पूछा जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी से राजस्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और यह नदी प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती है कच्छ के रण में, गुजरात में। अर्थात ये एक ऐसी नदी है जिसका पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, स्थल में ही विलीन हो जाती है। ये नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? अरावली से। अमरकंटक से
ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक पर्वत है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की जो चोटी है उसका नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। तो नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है, और यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है गुजरात में। और ये एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, और इसी में गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है, जो बहुत पेपर में पूछा जाता है। और नर्मदा नदी में ही जबलपुर में एक जलप्रपात है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और एक नदी का उद्गम और होता है जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में, और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास एक गंगा में मिल जाती है सोन नदी। तीसरा ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में। तो त्र्यंबकेश्वर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होता है इसका, और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नासिक महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के तट पर ही है। तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम होता है। अगला ऑप्शन है आपका बैतूल। तो बैतूल के मुल्ताई, बैतूल पठार है मध्य प्रदेश में, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की रेंज में आता है, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और गुजरात में ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल से इसका उद्गम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? अर्थात जनता ने क्या किया? एक जेल पर हमला कर दिया और जेल में बंद कैदियों को रिहा करा लिया, क्योंकि बैस्टिल जेल में जो कैदी बंद थे वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत अवैध तरीके से, गलत तरीके से जेल में डाले गए थे लोग। तो इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को छुड़ाने के लिए क्रांति होगी, और इस क्रांति की शुरुआत इसी जेल से होती है। तो ये घटना फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देती है। बैस्टिल जेल पर जनता ने हमला किया और इसी से फ्रांसीसी क्रांति का जन्म होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है 1789 में, और इसके स्लोगन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 1789 में फ्रांस की जनता ने राजशाही के खिलाफ क्रांति कर दिया, और क्योंकि वहां का जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी फ्रांस की, वो जनता का बहुत बेतहाशा शोषण कर रही थी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जिससे जनता बहुत दुखी थी और आक्रोश था जनता के अंदर। और जनता ने क्या किया? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत जो लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो जनता ने क्या किया? जेल में बंद, पेरिस की जेल में बंद, पेरिस की बैस्टिल जेल में बंद लोगों को दरवाजा तोड़ के, जेल को तोड़ के छुड़ा लिया, और यहीं से एक क्रांति का आविर्भाव होता है जिसे फ्रांस की क्रांति कहते हैं। ये 1789 में शुरू होती है, और इस क्रांति का परिणाम ये निकला कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली समाप्त हो गई और लोकतंत्र अस्तित्व में आ गया। फ्रांस में लोकतंत्र आ गया। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और इसी क्रांति से जुड़ी हुई घटना है, अर्थात इस क्रांति का जन्म बैस्टिल जेल की घटना से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन है आपका सोवियत संघ का विघटन। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और इससे 14 देश अलग हो जाते हैं। जो 15वां देश था वो रूस की क्रांति 1917 में होती है। ये दुनिया में सबसे पहले साम्यवादी क्रांति 1917 में रूस में होती है, और इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया, पिछले क्वेश्चन में हमने इसे बता भी दिया है, बोल्शेविक क्रांति। और ये जो अमेरिका है, यूएसए, तो अमेरिका
प्रारंभ में 13 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया यूरोप के सुपर पावर ने, अर्थात ब्रिटेन ने और फ्रांस ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुख्य रूप से ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया यहाँ पर। तो अमेरिका के लोगों ने एक सूझबूझ के माध्यम से, वहां के नेताओं ने इन 13 राज्यों को एकजुट किया और इन 13 राज्यों ने ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ क्रांति का आह्वान कर दिया और ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को अमेरिका से उखाड़ फेंका। और अमेरिका में जो क्रांति हुई वो 1775 से शुरू हो गई। हालांकि उसकी शुरुआत तो कई दशकों पहले से शुरू हो गई थी। तो 1775 से 1783 तक ये क्रांति चली और इसी दौरान 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है ब्रिटेन से। अमेरिका भी उपनिवेश था, गुलाम था ब्रिटेन का। तो अमेरिकी क्रांति 1775 में शुरू हुई और 1783 तक चली। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बैस्टिल की जेल पर जब जनता ने हमला किया तो यहां से फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। और फ्रांस की क्रांति के जो स्लोगन है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी से, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के कारण, ये एक लवक है, हरित लवक, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के पौधों में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जो जाइलम है ये किसका संवहन करता है? जाइलम जल का संवहन करता है। अर्थात पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और वो जल जड़ों में आ जाता है और जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। जल का परिवहन करता है पौधे में, जल का संचरण करता है पूरे पौधे में। फ्लोएम, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन इनकी पत्तियों में बनता है। पत्तियों के माध्यम से जो भोजन बनाया जाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज पूरे पौधे या पेड़ के शरीर, पूरे पेड़ पौधे के शरीर तक पहुंचना चाहिए और ये फूड को, अर्थात ग्लूकोज को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ग्लूकोज का परिवहन करता है। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, ग्लूकोज फूड का परिवहन करता है। रंध्र, जैसा कि हमने बताया, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में स्ट्रोमेटा या हिंदी में रंध्र कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और ये जो पत्तियां होती हैं इनमें जो रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों को खुला रखने में एक धातु की अहम भूमिका होती है जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये एक प्रकार का लवक है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य पालन, कृषि, खनन, मत्स्य पालन और वानिकी, ये सभी प्राथमिक गतिविधियों में आ जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आय के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थात जो प्राथमिक गतिविधियां होती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे दोहन करके जो आय अर्जित की जाती है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। इसमें कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, वन आ जाएगा और इनसे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं कृषि से जुड़ी हुई, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में सामान्यतः आ जाती हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र में 2 प्रकार की गतिविधियां सामान्यतः शामिल होती हैं।
निर्माण और विनिर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, अर्थात किसी चीज का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, सड़क का बनना, पुल का बनाया जाना, रेलवे ट्रैक बिछाया जाना, बंदरगाह बनना, हवाई अड्डे बनना, बिल्डिंग बनना, फैक्ट्री बनना, इंडस्ट्री बनना, घर बनना, तो ये सभी कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे और ये सेकेंडरी सेक्टर है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में, कंपनी में जो प्रोडक्ट बनना है, लैपटॉप का बनना, मोबाइल का बनना, पेन का बनना, तो ये विनिर्माण हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। ये गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में शामिल होती हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाती हैं। सेवा अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में नहीं है वो सभी तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। इसमें सेवाएं अर्थात इसमें ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना तो निर्माण होगा, ना विनिर्माण होगा, और ना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। यहाँ पर सेवा दी जाती है, जैसे बैंकिंग, कुछ निर्माण तो हो नहीं रहा है, बीमा, शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा, डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह, ये सभी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो ये जो बैंकिंग है ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, अर्थात सेवा क्षेत्र में। न्याय तंत्र, इसमें भी क्या सेवा दी जाती है, न्याय दिया जाता है, ये भी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ये जो कृषि है यही प्राथमिक क्षेत्र में है। सूचना और प्रौद्योगिकी ये भी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है और बाकी बैंकिंग, न्याय तंत्र और सूचना और प्रौद्योगिकी ये सभी तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका, किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो इसे समझ लेते हैं। ये भी फैक्ट बहुत पूछा जाता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये एक धर्म के संस्थापक हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, इन्हें ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर अर्थात आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी अर्थात इन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो एक किसान आंदोलन था और ये सफल रहा। इसकी सफलता को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया और ये महात्मा हो गए। तो इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया और 1919 में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1922 में वापस लिया इसे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, अर्थात नमक सत्याग्रह शुरू किया, और 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी और गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए। चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इसलिए भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया वहां पर, अर्थात भारत का प्रतिनिधित्व किया स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर वेलूर में था। बहुत सी किताबें हैं स्वामी विवेकानंद की। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है, तो ये जो भरतनाट्यम है यही तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। पहला ऑप्शन भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है।
ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है तो भरतनाट्यम हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? राजस्थान पहला ऑप्शन है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। गोवा सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर। सिक्किम सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर। ऐसे ही अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर दिल्ली हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर लक्षद्वीप। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, सॉरी क्षेत्रफल के आधार पर, वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के तट पर है। पणजी मांडवी नदी के तट पर है और यहाँ पर भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों में से मार्मू गांव या मार्मू गोवा में एक बंदरगाह है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो थैंक यू। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।